जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं। आज हम आपको बताएंगे आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है और आपको किस प्रकार से निबंध लिखना है और आपको अपने जो क्वेश्चन आंसर यानी कि जो जीवन परिचय है वो किस प्रकार से लिखें ताकि आपको एग्जाम में आपको कोई भी नंबर ना काटे। और साथ में ये भी बताएंगे आपको अपनी कॉपी किस प्रकार से फिल करनी है, कॉपी में क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सभी बातों के प्रश्न आपको पेपर के साथ साथ ही बताएंगे, हल करके बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे आप अपनी कॉपी में किस प्रकार से कॉपी में भरें और परीक्षा में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, आपको सारी बातें यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर सबसे खास बात होने वाली है कि आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में क्या करेंगे ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ ना कुछ नंबर एग्जामर आपसे प्रसन्न होकर आपको कुछ ना कुछ नंबर एक्स्ट्रा दे ताकि आपका जो स्कोर है बढ़ने में आपकी सहायता हो। तो यहाँ पर आप वीडियो के हर एक क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। इस बात की गारंटी लेते हैं, अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका स्कोर इंक्रीज जरूर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, यानी 2024 में आपकी बोर्ड परीक्षा आ चुकी है, यानी कुछ ही टाइम बचा है। तो यहाँ पर आज हम लोग हिंदी का आपका पहला पेपर होगा, तो आज हम लोग हिंदी का रिवीजन करेंगे और साथ साथ में कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो में बने रहेंगे। हम लोग वीडियो करते हैं पूरा स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बोर्ड परीक्षा के लिए एक स्पेशल यानी कि अच्छे ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ले लेना। आप पूछेंगे बॉल पेन क्यों लेंगे, तो यहाँ पर आपको बताएंगे आपको जैसे कि OMR शीट पर भरना होगा। तो यहाँ पर आपको OMR शीट भी भरी होगी, आप आपका नाम और रोल में पहले से लिखा आएगा। तो यहाँ पर आपको OMR शीट को भरने के लिए आपको नीले या ब्लू ब्लैक पेन ले लेना। क्या लेना? नीले या ब्लू ब्लैक पेन ले लेना है ताकि आपका जो आपको वहाँ पर गोला करना है वो आपका जल्दी से भर जाए। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए आपको इन सभी प्रश्नों के यहाँ पर बात को ध्यान से सुनना होगा। तो यहाँ पर आप बॉल पेन ले लेंगे, ब्लैक या ब्लू पेन से आपको ब्लैक गोले भर देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी OMR शीट को यहाँ पर कर दिया काम। इसके बाद अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी को आप लेंगे, अच्छे तरीके से खोल कर देखें कहीं पर मेरी कोई कॉपी फटी तो नहीं है, कोई पेज गायब तो नहीं है, कोई पेज फटा तो नहीं है, सारा कुछ देखकर फिर अपने कॉपी का जो इधर वाला पृष्ठ होता है यहाँ पर आपको जो कॉपी चेक करता है वो यहाँ पर आपके नंबर इंटर करता है। तो आपको उसको नहीं टच करना होगा। यहाँ पर आपको जो सबसे पहले यहाँ पर कॉलम दिए जाते हैं, यहाँ पर आपका रोल नंबर, नाम, सब्जेक्ट कोड, स्कूल का नाम, केंद्र का नाम, जहाँ आपका सेंटर गया उसका नाम, विषय कोड, अपने नाम का हस्ताक्षर वगैरह आपको फिल यहाँ पर करना हो। तो यहाँ पर आपको डॉट पेन से ही फिल करना है। किससे फिल करना है? डॉट पेन से ही फिल करना होगा, क्योंकि डॉट पेन से फिल करते हैं तो यहाँ पर आपका कोई भी लेख यानी कि अक्षर मोटा नहीं बनता है, साफ साफ दूर से दिख जाता है। तो यहाँ पर कोई बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो आप इतना करेंगे, फिर आपको पता क्या करना होगा, फिर अपनी कॉपी का सेकंड पेज खोलेंगे। तो यहाँ पर आपको सेकंड पेज में यानी आपको सभी पेजों में आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस आप ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको उत्तर भी लिखना होगा। यहाँ पर थोड़ी सी लाइन ज़्यादा करेंगे, यहाँ पर थोड़ी लाइन कम करेंगे। इस प्रकार से आप सभी पृष्ठों में यानी कि जो आपका 15 मिनट का समय दिया जाता है वहाँ पर आप यही बैठ के काम करेंगे, नहीं आप बातें करने कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ ये काम नहीं करेंगे। यहाँ पर आप सभी पृष्ठों में इस तरीके से एक एक लाइन खींचेंगे सभी पृष्ठों में। इतना आप करेंगे तो अब हम लोग अपनी OMR शीट में जो गोले भरने हैं वो सभी विकल्प आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर पहला कर झूठा सच किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा होगा उपन्यास। अब अपनी OMR शीट में पहले के सामने में 2 3 4 गोले बने होंगे, तो यहाँ पर आप अपना ऑप्शन नंबर C वाला आप गोला ऐसे रंग देंगे, ब्लू ब्लैक या बाल पेन से अपने ऐसे गोला रंग देंगे। इस तरीके से गोला रखना होगा, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने रंगा है कोई भी चीज़ खाली ना छूटे। तो इस प्रकार से आप रंगे तो आपका पूरा सटीक माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर कह रहा है अनंत आकाश की रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा जयप्रकाश भारती। क्या होगा? जयप्रकाश भारती यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो आप ऑप्शन नंबर B और A भी दोनों पढ़ लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर AC यहाँ पर दिया कि जो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो यहाँ पर हमारा कथन सही होगा ऑप्शन नंबर C, गेहूं और गुलाब के निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा होगा मथुरा नाथ शुक्ल। क्या होगा? मथुरा नाथ शुक्ल हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो अपनी OMR शीट में ऑप्शन नंबर 4 के सामने 4 गोले ऐसे होंगे, तो आपको यहाँ पर पहला गोला रंग देना अच्छे तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कह रहा है सारंगधर रचनाकार है, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C हमीर रासो। क्या होगा?
हमीर रासु यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या आप कह रहे हैं छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार और प्रेम वेदना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुल्कोत्तर युग के लेखक कौन है। तो यहाँ पर बताना शुल्कोत्तर युग के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारा कौन होंगे, यहाँ पर जो हमारे होंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 साकेत किस युग की रचना है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा साकेत किस युग की रचना है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा द्विवेदी युग की, किसकी, द्विवेदी युग की रचना होगी। तो यहाँ आपको बताना होगा साकेत किसने लिखी है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा साकेत किस लेखक ने रचना की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा एकांकी, क्या होगा, एकांकी यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है बिहारी किस युग के कवि हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा बिहारी किस युग के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। इसी बात को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नाना वहाँ नाना वैसा भी हसे शिव समाज निज देखा, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर कोहु बहु बाहु। तो यहाँ पर उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा। तो यहाँ पर जो हमारा रस होगा वो हमारा होगा हास्य रस, क्या होगा, हास्य रस यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार होगा वो हमारा अलंकार होगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है रोला किस प्रकार का छंद है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा सममात्रिक छंद। रोला किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक प्रकार का छंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा निर, किस शब्द का प्रयोग किया गया है, निर शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है धनु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा कीदंड, क्या होगा, धनु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, कोदंड, क्या होता है, कोदंड, यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर हमारा भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, यहाँ पर हमारा होगा ई, कौन सा होगा, भलाई, यानी कि ई वाला नहीं होगा, यहाँ पर होगा भलाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है षट दर्शन में कौन सा समास है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रतिभा शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा प्रतिभा शब्द में यहाँ पर आपको विभक्ति और वचन बतानी है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा बी वाला, ऑप्शन नंबर बी षष्ठी विभक्ति द्विवचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है हर्यत शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना होगा हर्यत शब्द का संधि विच्छेद। देखते हैं कौन कौन साथ इसका संधि विच्छेद बता लेते हैं। आपको साथ में भी बताना किस प्रकार की संधि है, यहाँ पर आपको इसका संधि विच्छेद बताना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है प्रतिशत धातु का पुरुष और वचन यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा मध्यम पुरुष द्विवचन, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी उठा लेनी है, कॉपी ले लेनी है। तो यार आप जो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने कॉपी बनाई थी तो यार आपको जैसे यहाँ पर अंडरलाइन खींची थी, यहाँ पर लाइन खींची थी, यहाँ पर आप डाल देंगे वर्णात्मक प्रश्न ऊपर डाल देंगे। इसके बाद आप डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर 21, यहाँ पर डालेंगे हिंट डालेंगे, यहाँ पर पहला शब्द लिखेंगे काशी लिखेंगे, तो डॉट 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 करेंगे, इसको लास्ट वाला शब्द आपको लिख देना होगा। इसके बाद आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी खोलेंगे, यहाँ पर आपको वहाँ पर अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको डालना होगा
जैसे यहाँ पर आपने अंडरलाइन की थी, तो यहाँ पर आपको आपकी जैसे बोर्ड परीक्षा की कॉपी ये है, तो यहाँ पर आपने जो किया था, तो यहाँ पर आपने अंडरलाइन की थी, यहाँ आप डालेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, इसके बाद यहाँ पर डालेंगे हिंट, इतना बता चुके हैं। इसके बाद डॉट डॉट पहला शब्द यहाँ लिखेंगे, इसके बाद डॉट डॉट करेंगे और अपना आप लास्ट शब्द लिख देंगे, इतना आप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर लिखेंगे, फिर डालेंगे सेकेंड पार्ट, उसका आंसर लिखेंगे, फिर थर्ड पार्ट डालेंगे उसका। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन में नए पेज से स्टार्टिंग करनी होगी। इतना आपको बात ध्यान रखना हो, अगर आप इतना काम करते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी इसी प्रकार से करना होगा। यहाँ पर आपको जो अध्ययन दिया गया है, इसका आपको सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले पता करना है कि हमारा किस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं, तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि कह रहा है, काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। तो यहाँ पर आपको पाठ पढ़कर कुछ ना कुछ याद आ जाएगा कि हमारा किस पाठ से क्वेश्चन ये लिया गया है, किस पाठ से हमारा ये गद्यांश है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पता हो गया होगा ये हमारा ममता नामक पाठ से लिया, किससे लिया गया, ममता नामक पाठ से लिया गया है। और हमारे इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हमारे इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हमारे इसके लेखक हैं। तो यार आपको इसका गद्यांश यानी कि संदर्भ किस प्रकार से लिखना होगा, आप पहला अपनी कॉपी के सामने नंबर 1 डाला था, आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस आपको इतना ही लिख देना, इसके बाद कुछ नहीं लिखना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे उसी के नीचे और आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। तो आप जहाँ जहाँ रेखा की गई आप उसको पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा सोचेंगे, बस आपको उसी को अपने शब्दों में लिख देना है, आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। और आपको कुछ ना समझ में आए तो आप पूरे की व्याख्या भी कर सकते हैं, तो भी आपको नंबर मिलेगा, फुल गारंटेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है धर्मचक्र कहाँ पर स्थित था। तो यहाँ पर आपको इसको अच्छे तरीके रीड करना होगा, फिर आपको इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ये क्वेश्चन किसी प्रकार आप सभी लोग इसको कर देंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, यहाँ से खाली नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर सभी आंसर आपको इसी प्रकार यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा में यहाँ कह रहा है, आप जैसे कि अथवा में आपको जो 2 में से आपको एक करना है, जो आपको ईजी लगे वही आपको करना होगा। जैसा कि आपको बताया वैसे आपको सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी करनी है, हिंट डालनी हो। अगर आपको ये करना है तो आप हिंट यहाँ पर डालेंगे, पहला शब्द लिखेंगे और लास्ट वाला शब्द लिखेंगे, फिर इसके बाद वही नंबर आपको करना होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पूछा गया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारा किस पाठ से लिया गया है। ये हमारा पाठ से लिया गया अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके हमारे लेखक पता कौन है, ये हमारे लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हमारे इसके लेखक हैं। तो आप लिखे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। बस आपको इतना लिख देना, आपका संदर्भ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जहाँ पर आपको लाइन दी गई है आपको इसी को अपने शब्दों में लिख देना है, आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है उपरोक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का वर्णन किया गया है। आप पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 22 डालेंगे नए पेज से, जैसे आपकी बोर्ड की कॉपी है, यहाँ पर आप अंडरलाइन की, तो यहाँ आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, यहाँ पर हिंट डालेंगे, पहला शब्द लिखेंगे, डॉट डॉट करके लास्ट शब्द लिखेंगे। बस आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस प्रकार से करना होगा, फिर आपको उसी तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन 1 का आपको पता होना चाहिए, जिसे यहाँ पे कह रहा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए हमारा किस पार्ट से लिया गया है, जिससे हम शीर्षक इसका लिख सकें। तो जो हमारा ये पार्ट लिया गया है वो हमारा लिया गया है, इसका जो हमारा शीर्षक यानी जो हमारा इसका पाठ का नाम है वो हमारा सवैये, पाठ का नाम क्या है, सवैये है। और जो हमारा लेखक का नाम है वो हमारा रसखान जी, लेखक का नाम क्या है, रसखान। तो यहाँ पास आपको वही उसी तरीके से लिखना हो, यहाँ पर लिखना उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक सवैये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रसखान जी हैं। बस आपको इतना ही लिखना होगा। इसके बाद जैसा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर आपको जो लिखा है इसको आपको अपने शब्दों में लिख देना, आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में किसे भागशाली बताएगा। तो आप पाठ इसको पढ़ेंगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसका अथवा में जो आपको दिया गया, यहाँ पर अथवा में आपको वही सेम करना होगा जैसा कि आपको यहाँ बताया। आपको पता करना किस पाठ से लिया गया है, जिसको आपको संदर्भ लिख सकें। तो यहाँ पर जो हमारा पाठ लिया गया है वो हमारा लिया गया है यहाँ पर भारत माता का मंदिर, क्या लिया गया, भारत माता का मंदिर। जिसके हमारे लेखक कौन है, वो हमारे लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त, ये हमारे इसके लेखक हैं। इसके बाद
सेम वही क्वेश्चन है, आपको इसे लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आप अपनी कॉपी में डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 डालेंगे। जैसे आपकी बोर्ड पे चाहे कॉपी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 डालेंगे, हिंट डालेंगे, पहला लिखेंगे, लास्ट वाला शब्द लिख देंगे। फिर आप हेडिंग डालेंगे, संदर्भ डालेंगे यहाँ पर, फिर संदर्भ लिखेंगे, फिर उसके बाद हिंदी डालेंगे, हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। तो आपको बस 2 हेडिंग डालनी होगी, लाइन थोड़ी यहाँ छोड़ देने, आपको लिखनी होगी, फिर आपको डालेंगे हिंदी में अनुवाद, फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा। सेम आपको इसी तरीके से करना होगा। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कह रहा है कि आपको इसका संदर्भ लिखना होगा, हिंदी अनुवाद करना होगा। तो आपको 2 में से कोई एक ही करना होगा। तो आप सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा किस पार्ट से लिया गया है। तो जो हमारा पार्ट से लिया गया है, ये हमारा पहला वाला लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा। किस पार्ट से लिया गया? प्रबुद्धो ग्रामीणा। अथवा में जो हमारा लिया गया आपको दिख गया होगा, अथवा वाला हमारा लिया गया है वाराणसी। किससे लिया? अथवा वाला हमारा लिया गया भारतीय संस्कृति। किससे लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना होगा? आपको लिखना होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। नीचे वाले का लिखें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। बस आपको फिर हेडिंग डालने होगी, हिंदी में अनुवाद। आपको जिस किसी का हिंदी अनुवाद आता है उसका अनुवाद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 डालेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24 आप डालेंगे। वहाँ पर आपको कॉपी आपकी जैसे होगी बोर्ड की, यहाँ पर लाइन खींची होंगी, आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर आपको हिंट डालना होगा, आपको किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना होगा। सबसे पहले आपको इसका हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो आपको बस इतना ही करना होगा। तो यहाँ पर आपको जिस किसी पर आपको लिखना होगा, आप 2 में से किसी एक पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस पार्ट से लिया गया है। तो ये हमारा जो पार्ट से लिया गया, हमारा लिया गया वाराणसी नामक पार्ट से लिया गया है। जो नीचे वाला जो हमारा लिया गया है वो हमारा लिया गया जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया, जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया है। तो आप कैसे इसका संदर्भ लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। नीचे वाले लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया। फिर आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, फिर आप इसको लिख देंगे, उसका हिंदी अनुवाद कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपको खंडकाव्य का है। खंडकाव्य आप अपने जिले के अनुसार आपको करना होगा। जो जिला जिस जिले में खंडकाव्य बटा होता है आपको वही करना है, आपको सिर्फ वही तैयार करना है। सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं तैयार करने हैं। जो आपका खंडकाव्य जिला वाइज बटा होता है तो आपको वही करना है। जो छात्र कानपुर मंडल के होते हैं वहाँ पर उनके लिए यहाँ पर होता है करमवीर भरत, यहाँ पर हमारे उनके लिए खंडकाव्य होता है। जो छात्र हमारे कानपुर मंडल के पढ़ते हैं उनके लिए हमारा ये खंडकाव्य होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है दिए गए लेखों में किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। तो यहाँ और आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा। सबसे पहले आपको सभी लेखकों की लगभग 10 रचनाएं पता होनी चाहिए और उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर कैसे लिखना होगा आपको बता दे रहे हैं। आपको कुछ जैसे कि आपकी कॉपी है, आप अंडरलाइन कीजिए, आप उसका क्वेश्चन नंबर 26 डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे, लेखक का नाम लिखेंगे, फिर आप डालेंगे यहाँ पर जीवन परिचय का डालेंगे, जीवन परिचय लिखना चालू कर देंगे। फिर आप साहित्यिक रचनाएं लिखेंगे, भाषा शैली सब कुछ वर्णन करेंगे, लिखेंगे, बना कर लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता, आप लिख देंगे। और 10 रचनाएं जरूर लिखने, 10 रचनाएं ब्लैक स्केच लिखेंगे ताकि उसको दूर से दिख जाए और आपको फुल नंबर दे दे। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग किस लेखक पर जीवन परिचय लिखना चाहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, हम आपका वेट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर खा वाला सेम वही है, आपको जिस पर आपको लिखेंगे सेम आपको उसी तरीके से करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपकी कॉपी बोर्ड की होगी, ऐसे करेंगे, यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 27 और श्लोक को लिख देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया। तो आपको बात ध्यान रखनी, तो आपको कोई श्लोक जरूर याद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 अपनी कॉपी में डालेंगे, कॉपी में कुछ 28 डालेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, प्रश्न नंबर 1 का आंसर लिखें, 2 का, बस आपको 2 ही लिखने हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दाराशिको वाराणसी आगत्य किम अकरोत। यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या होगा, किम अकरोत, जब क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा किम की जगह पता क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा भारतीय दर्शन। क्या लिखना होगा, भारतीय दर्शन, यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद कर गीताया का संदेश, गीता हमें क्या संदेश देती है। तो ये आंसर हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसको आप नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको क्या लिखना होगा,
निष्काम कर्म करलम एवं गीताशाया संदेश अस्ति। तो आप कितना लिखते हैं। इसके बाद क्या, न्यायाधीशात् पीठे आसीन का अतिष्ठ। तो आपको लिखना होगा न्यायाधीशस्य पीठे आसने एका दुर्गशसा पार्शिका अतिष्ठ। आपको इतना लिखना होगा। इसको कह रहा मर्षता मित्र किम अस्ति। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, किम की जगह आपको लिखना होगा दानम। क्या लिखना होगा, दानम। तो यहाँ पर आपको कोई दो करने हो, तो मैंने सभी बताए, आपको कोई दो ही करने थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉपी में डालना होगा, प्रश्न नंबर 29 डाल देना है। फिर आपको जिस टॉपिक को आपको लिखना है वो टॉपिक डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको लिखेंगे प्रस्तावना, लिखेंगे उसके बाद जो आपको हेडिंग आती है वो आप हेडिंग लिखेंगे। फिर आपको नंबर टॉपिक वाइज आपको हेडिंग का वर्णन करना होगा। तो यहाँ पर आपको सभी आपको कम से कम आपको 3 साढ़े 3 पेज का ऐसे लिखना होगा, तभी आपको यहाँ पर 9 नंबर मिल पाएंगे। कितने नंबर का ऐसे है, 9 नंबर का ऐसे है। इस बात को आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर आपको जिस भी टॉपिक पर आप ऐसे लिखना चाहेंगे वो टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप किस टॉपिक पर यहाँ पर ऐसे लिखना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इसी प्रकार से कॉपी बनानी है। तो आपको यहाँ पर और आपको बाद में बात ध्यान रखनी, प्रत्येक क्वेश्चन जब आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद आप नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से खत्म हो गया है। तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर काटने की उम्मीद नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, आप इस बात की गारंटी ले लेंगे। हम इसको वर्णन करते हैं, आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपको सभी बातों को ध्यान रखना होगा, ताकि आप एग्जाम में, आपके एग्जाम हॉल में आपको कोई घबराहट ना हो और आपकी अच्छी कॉपी बन जाए और आपके अच्छे नंबर भी आ जाए। तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।